आज शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी की उस ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति से जिसमें व्हाइट आपको कम दिखाई देगा और ब्लैक ज्यादा दिखाई देगा, और महंगाई का विरोध कम है और ईडी का जो कार्रवाई है उसका विरोध ज्यादा है। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और गांधी परिवार ने महंगाई के खिलाफ काले कपड़े पहनकर दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और दिन भर राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के ऐसे तमाम वीडियो वायरल होते रहे जिनमें वो पुलिसकर्मियों के साथ आपको संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल की पूरी राजनीति सोशल मीडिया और वायरल वीडियो पर आधारित हो गई है, इसलिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिन भर अपने ऐसे तमाम वीडियोस वायरल करवाए जिनसे देश की जनता में यह संदेश जाए कि गांधी परिवार पर मोदी की पुलिस अब कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रही है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी परिवार देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, देश के जो बड़े सवाल हैं जिनसे जनता पीड़ित है उनके लिए लड़ रहा है। ये कोऑपरेट नहीं करेगी सर। मैम प्लीज कोऑपरेट करो। बहुत हो गया मैडम, मत मारो मत मारो। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को इस वैन में बैठाना ठीक से पुलिस के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती बन गया, क्योंकि वो तैयार नहीं थी कोऑपरेट करने के लिए, वो वैन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और प्रियंका ने पूरी ताकत से इन महिला पुलिसकर्मियों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इस बीच पुलिसकर्मी भी प्रियंका गांधी वाड्रा से शांत होने की प्रार्थना करते रहे। तो पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो कैसे प्रार्थना के भाव के साथ आज प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने थे, उनकी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। असल में आप देखिए कि जब ये सब हो रहा था तो वो क्या कह रहे थे प्रियंका को, देखिए। बहुत मैम प्लीज कोऑपरेट करो। मैम 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 प्लीज। ये कोऑपरेट नहीं करेगी सर। मैम प्लीज कोऑपरेट करो। बहुत हो गया मैडम, मत मारो मत मारो। मैडम मत मारो, लाते मैम प्लीज कोऑपरेट करो। मैम मैम मैम। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। Democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है, और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि वर्ष 1932 में जर्मनी में चुनाव तो हुए थे, ये बात सही है, लेकिन उस चुनाव में हिटलर पूरी तरह से जीता नहीं था। तो अब सवाल यह है कि हिटलर सत्ता में आया कैसे, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारे देश में बार बार हिटलर से तुलनाएं आजकल की जा रही हैं। हिटलर का इस्तेमाल किया जाता है कि चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, लेकिन हिटलर ने साफ तौर पर चुनाव जीता नहीं था।
दरअसल वर्ष 1932 में 2 बार वहां पर संसदीय चुनाव हुए थे, क्योंकि पहले चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही। लिहाजा नवंबर 1932 में फिर से चुनाव हुआ और इस बार हिटलर की पार्टी को 33% सीटें मिल गई। करीब 600 सीटों वाली जर्मनी की संसद में हिटलर की पार्टी को तब भी 196 सीटें ही मिली थी, सिर्फ 196, जो बाकी दलों से काफी ज्यादा थी। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण हिटलर को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और इस तरह हिटलर सत्ता में आया। लेकिन हिटलर जर्मनी का चांसलर खुद चुनाव जीतकर नहीं बना था, बल्कि इसलिए बना था क्योंकि उसकी पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत उसके पास भी नहीं था। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक एक करके इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए और इनमें छिपे संकेतों को आप समझिए। पहली सैटेलाइट तस्वीर काबुल की है, जिसमें जवाहिरी का घर आपको दिखाई देगा। यह वही जगह है जहां अमेरिका की एक मिसाइल ने उसे मारा। इस तस्वीर से पता चलता है कि जवाहिरी का घर काबुल के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाके में था और उसके घर से भारतीय दूतावास की दूरी सिर्फ 900 मीटर थी, 900 मीटर्स। अब ये 2 सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर पाकिस्तान में एबटाबाद के उस घर की है जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और दूसरी काबुल के शेरपुर में जवाहिरी के घर की है। तस्वीरों से यह साफ है कि ओसामा बिन लादेन अपने घर में जिस जगह पर टहलता था वो जगह बिल्कुल बंद थी, 4 दीवारी से घिरी हुई थी, जबकि जवाहिरी जिस बालकनी में बैठकर अपना समय बिताता था वहां से उसे आसानी से देखा जा सकता था और इसीलिए वो निशाना भी बना। पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि उसे अपनी जनता की कोई चिंता नहीं, उसे सिर्फ ये चिंता है कि वो किसी ना किसी तरीके से भारत को बदनाम करे। पाकिस्तान पिछले 75 वर्षों से इसी कोशिश में रहता है और हर बार खुद बेइज्जत होकर रह जाता है। वैसे इस मामले में ट्विटर की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला एक लोकतांत्रिक देश की संसद ने बाकायदा संविधान के दायरे में रहते हुए लिया था। यह एक लोकतांत्रिक फैसला है और संवैधानिक फैसला है जिसे भारत की संसद ने पास किया। लेकिन पाकिस्तान के वेरीफाइड अकाउंट्स के जरिए कश्मीर पर अभी भी झूठी जानकारियां फ्लैश की जा रही हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। आमतौर पर सामान्य गलतियों पर भी ट्विटर खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लेता है और ट्वीट्स पर यह लेबल लगा देता है कि यह जानकारी भ्रामक है। लेकिन इस मामले में ट्विटर तेजी से एक्शन नहीं ले रहा और हमें लगता है कि ट्विटर को पाकिस्तानी दूतावास के ये ब्लू जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं, इनको उसे बैन करना चाहिए ताकि वो कश्मीर पर इस तरह की भ्रामक जानकारियां आगे ना फैलाएं। धारा 370 हटने पर पाकिस्तान का बौखलाना जायज भी है, क्योंकि 3 वर्ष पहले कश्मीर से धारा 370 ही नहीं हटी, बल्कि असल मायनों में कश्मीर और वहां के लोगों को असली आजादी प्राप्त हुई थी।